नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ एचसीएम एग्ज़ाम्स 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 23 फरवरी 2023 को सीआरपीएफ एचसीएम और एएसआई के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और सेकेंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चंस आपको याद है किसी भी शिफ्ट का, आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सअप करके या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके क्वेश्चंस बता सकते हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 19(2) के तहत किस मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत सम्मेलन के इस अधिकार को निर्बाधित भी किया जा सकता है। जो कि अधिकार पर प्रतिबंध निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। किसी भी नागरिक को ऐसी सभा या सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती जिससे लोगों को शांति भंग हो अथवा देश की प्रभुता एवं अखंडता या फिर लोक व्यवस्था संकट में आ पड़े, यानी भीड़ भाड़ या फिर कोई भी ऐसी सभा करने की अनुमति ये जो नहीं देता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था या फिर वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश वायसराय है जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। विभाजन के समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से भी शामिल थे। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए था। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का एक उदाहरण है। वही बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को अंततः रद्द कर दिया था। ठीक है, वही बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग ने 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। 1912 में जब सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था तब लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे। उन्होंने 1911 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। वही बात करते हैं दोस्तों, 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा भारत का रक्षा अधिनियम पारित किया गया था। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी लॉर्ड हार्डिंग के काल में भारत आए थे। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने 1894 से 1899 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। एल्गिन के शासनकाल के दौरान बॉम्बे में बुबोनिक प्लेग नामक एक भयानक महामारी फैली थी। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, सर जेम्स लायल का आयोग लॉर्ड एल्गिन द्वितीय द्वारा 1896 से 1897 के भारतीय अकाल का विश्लेषण करने के लिए नियुक्त किया गया था। लॉर्ड मिंटो ने 1905 से 1910 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया, जो कि ढाका में मुस्लिम लीग लॉर्ड मिंटो के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को लोकप्रिय रूप से मिंटो मॉर्ले सुधार के रूप में जाना जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि टीएमसी पार्टी से वर्तमान में कितने राज्यसभा सांसद हैं। तो इसका आंसर मैं बाद में दूंगा दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि मणिपुरी नृत्य, ठीक है, ये मणिपुरी नृत्य में किस भगवान की पूजा होती है। मणिपुरी नृत्य में किस भगवान की पूजा होती है। तो कृष्ण भगवान और राधा की पूजा होती है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कब हराया था। तो 1540 या फिर दोस्तों कुछ चौसा का अगर युद्ध पूछा गया होगा। सन 1539 में शेर शाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा था, जिसे शेर शाह ने जीत लिया था। दोस्तों ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। वैसे इसका राइट आंसर 1539
1539 होना चाहिए। ठीक है, अगर चौसा का युद्ध से पूछा गया होगा तो 1539 होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है दोस्तों 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खान की उपाधि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो 1539 आपका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। पंडित रविशंकर के शिष्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर जो है वो सितार बजाते थे, तो सितार वादक आपका राइट आंसर होगा। घोंघा किस समूह से संबंधित है? तो मोलस्का समूह से संबंधित है। वही बात करते हैं तो घोंघा चूर्णा प्रवार समुदाय से संबंधित होते हैं, जो कि ये यहाँ पे ऑर्थोपोडा के बाद चूर्णा प्रवार दूसरी सबसे बड़ी अकशेरुकी पशु समुदाय है। वे सबसे बड़े समुद्री प्रजाति हैं जो सभी समुद्री प्रजातियों के लगभग जो है 23% हिस्से का निर्माण करते हैं। घोंघे और समुद्री घोंघे जो कि उदरपाद नामक मोलस्का की समुदाय में अकशेरुकीय वर्ग के एक व्यापक वर्गीकरण से संबंधित है। तो मोलस्का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। वे 65,000 और 80,000 जीवित घोंघे और समुद्री घोंघे की प्रजातियों के साथ चूर्णा प्रवार समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं और ये व्यापक रूप से सबसे बड़ा विविध वर्ग भी माना जाता है। वही बात करते हैं दोस्तों तो कि गैस्ट्रोपोडा वर्ग में नामांकित जानवरों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जो कि कीड़ों की कुल संख्या के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हाई कोर्ट में अधिकतम जज कितने हो सकते हैं? दोस्तों ऑप्शन से 1105, 1107, 1108, 1106। तो दोस्तों इसका भी मुझे उत्तर नहीं मिल पाया। बाकी अगर आप लोगों को इसका उत्तर याद है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एन मजुमदार ने किस सभ्यता की खोज की थी? तो सिंधु सभ्यता में उन्होंने स्थलों की खोज की थी। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। सिंधु सभ्यता ने शहर के जीवन की शुरुआत को चिन्हित किया और इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। सिंधु घाटी के स्थलों में से एक जो कि चनहुदरो की खोज गोपाल मजुमदार और मैके द्वारा की गई थी। यह गढ़ के बिना एकमात्र साइड थी। वहीं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हैं दोस्तों, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। यह सभ्यता घग्गर, हकरा नदी और सिंधु के नदी नालों में पनपी सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे बड़ी पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है और यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित संगठित योजना के लिए प्रसिद्ध है। याद रखने के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे जॉन मार्सन सिंधु सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले शोधकर्ता थे। सिंधु घाटी सभ्यता रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2500 से जो कि 1750 ईसा पूर्व से फैल गई थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका शहरीकरण था। इसके अलावा भेड़ और बकरियां, कुत्ते, मवेशी, भैंस और हाथी सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू जानवर थे। वही बात करते हैं दोस्तों, राजधानी शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। बंदरगाह शहर जो कि सुतकांगेडोर, बालाकोट, लोथल, अल्लाहदीनो और जो कि कुंतसी है। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग कपास और उन दोनों के उपयोग से अच्छी तरह परिचित थे। प्रमुख शहरों के नाम नीचे दिए गए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। मोहनजोदड़ो जिसको सिंध बोला जाता है, यह सिंधु के दाहिने किनारे पर स्थित है। कालीबंगा जो कि राजस्थान, यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। चनहुदरो यह मोहनजोदड़ो के दक्षिण में सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित है। लोथल यह कंबे की खाड़ी के प्रमुख पर स्थित है, जो कि सुरकोटदा गुजरात, यह कच्छ के रण के प्रमुख है। बनवाली जो कि हरियाणा में, यह अब विलुप्त सरस्वती तट पर स्थित है। धोलावीरा जो कि गुजरात, यह खुदाई कच्छ जिले में हुई थी, तो जो इसको धोलावीरा कहा जाता है। 2023 में श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में भारत के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से कितने राज्यसभा सांसद हैं? तो अभी वर्तमान में जो कि 23 हैं दोस्तों। बात करते हैं सबसे अधिक जो है भारतीय जनता पार्टी जिसके जो कि राज्यसभा सांसद 303 है। दूसरे नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है जिसका 52 सदस्य हैं।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत में कितने गरीब हैं, तो 224.3 मिलियन गरीब जो कि कुपोषण के शिकार माने जाते हैं। बाकी दोस्तों ये एग्जैक्ट क्या पूछा था इसका ज़रूर बताइएगा। वहीं 2022 के अनुसार भारत की रैंक अगर पूछी गई होगी तो 7 थी। बाकी क्या पूछा गया था कमेंट करके बताइएगा। स्कंद का विलोम पूछा था तो निर्माण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईसत का विलोम शब्द क्या होगा, प्रचुर होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो 5.972 इंटू 10⁻24 kg आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, काकरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। बात करते हैं काकरापार परमाणु संयंत्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन के 700 मेगावाट के भारी जल के रिएक्टर पर 16 नियोजित इकाइयों में से एक है, जो बढ़ते हुए अक्षय नवीकरणीय पीढ़ी के लिए ग्रिड को संतुलित करने में मदद करेगा। रिएक्टर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का हृदय होता है, जहाँ एक नियंत्रित परमाणु विखंडन अभिक्रिया होती है जो कि ऊष्मा पैदा करती है, जिसका उपयोग वाष्प उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, जो फिर विद्युत निर्माण के लिए एक टरबाइन को घुमाता है। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, भारत की पहली 700 मेगावाट यानी मेगावाट बिजली इकाई और दाबकृत भारी जल रिएक्टर का सबसे बड़ा स्वदेशी रूप से विकसित संस्करण है PHWR एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, जो आमतौर पर ईंधन के रूप में अप्रकाशित प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है, जो अपने शीतलक और मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग करता है। PHWR की तरह उन्नत सुरक्षा विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ मुख्य बातें दोस्तों, स्टील लाइनेड आंतरिक नियंत्रण होता है, निष्क्रिय अक्षय ऊष्मा जो कि निष्कासन प्रणाली होती है, कंटेनर स्प्रे सिस्टम होता है, हाइड्रोजन प्रबंधन प्रणाली होती है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, भारत में PHWR तकनीक की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में संयुक्त भारत कनाडाई परमाणु सहयोग के तहत पहले 220 मेगा जो कि वाट रिएक्टर राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि PAPS-1 के निर्माण से हुई थी। स्वदेशी डिजाइन का सबसे बड़ा रिएक्टर आकार 540 मेगा जो कि PHWR था, जिनमें से 2 को तारापुर महाराष्ट्र में निर्मित किया गया था। भारत 2031 तक अपनी मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता को 6780 मेगावाट से जो कि 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। एक प्रश्न आया था कि रक्षा के क्षेत्र में FDI कितने प्रतिशत है, तो 74% आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं सरकारी मार्ग से 100% की FDI की अनुमति दी गई है। एक प्रश्न है दोस्तों, ये जो कि रिलेटेड क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध पूछा गया होगा, तो 26 जून 1539 को ही चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं को हराया गया था। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा बिहार में बक्सर 10 मील की दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेर शाह विजयी हुआ था और खुद फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहना था। तो दोस्तों ये थे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस जो कि मुझे मिले हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।